राजस्थान का भौतिक स्वरूप या राजस्थान का भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम प्रो वी सी मिश्रा 1967-68 में इनकी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में किया है और इन्होंने 7 भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया है। राजस्थान में को दूसरी बार जलवायु के आधार पर के सेन ने 1968 में 3 भागों में विभाजित किया है। राजस्थान के तीसरी बार भौतिक प्रदेशों में विभाजित करने का प्रयास भूगोल शास्त्री डॉक्टर रामलोचन सिंह 1971 में किया था और राजस्थान को 2 भागों और 4 उपभागों और 12 लघु प्रदेशों में विभाजित किया। सामान्य रूप से राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी का पठारी मैदान। राजस्थान का भौतिक स्वरूप पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसकी उत्पत्ति तैतीस सागर के अवशेष के रूप में हुई और इसका कालखंड है नियोजोइक महाकल्प प्लीस्टोसीन युग में और मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल है 61.11% और जनसंख्या 40% मरुस्थलीय जनसंख्या निवास करती है। दूसरा भौतिक प्रदेश है अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसकी उत्पत्ति गोंडवाना लेन से हुई है और कालखंड है एंजोइक महाकल्प प्री कैम्ब्रियन में युग में इसका निर्माण हुआ। अरावली पर्वतीय प्रदेश का क्षेत्रफल 9% और जनसंख्या 10% निवास करती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसकी उत्पत्ति तैतीस सागर या गंगा या यमुना द्वारा लाई गई मृदा से हुआ है और इसका कालखंड है नियोजोइक महाकल्प प्लीस्टोसीन युग और इसमें जनसंख्या 23% इसका क्षेत्रफल है और 39% जनसंख्या निवास करती है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसकी उत्पत्ति गोंडवाना लैंड्स में ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हुई है और इसका कालखंड है मीसोजोइक महाकल्प क्रीटेशियस। इस प्रदेश में 6.92% यानी लगभग 60% क्षेत्रफल है और इसमें 11% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का सही क्रम कालखंड के आधार पर सर्वप्रथम अरावली सबसे प्राचीन है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश जो प्राचीन जलोढ़ और वागड़ और थार का मरुस्थल सबसे नवीन है, नवीन जलोढ़ आंध्र प्रदेश। भारत व राजस्थान में अंगारालैंड के अवशेष नहीं हैं। जो अंगारालैंड उत्तर पेंजिया से निकला है और दक्षिण पेंजिया से गोंडवाना लैंड। महाद्वीपों का निर्माण स्थल मंडल यानी पेंजिया से हुआ है और जल मंडल पैंतालासा से। इसकी विशाल जल राशि का क्षेत्र है, सबसे जल मंडल का विस्तार सर्वाधिक है और तैतीस सागर के अवशेष से मरुस्थल का निर्माण हुआ और महासागरों का निर्माण हुआ। पहला भौतिक प्रदेश है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसकी उत्पत्ति तैतीस सागर के अवशेष के रूप में मानी जाती है। इसका कालखंड है नियोजोइक महाकल्प या प्लीस्टोसीन युग में परमो कार्बोनिफेरस में। विश्व का एकमात्र जीवंत मरुस्थल है और तैतीस सागर का अवशेष ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जानते हैं। विश्व का एकमात्र सबसे युवा मरुस्थल है जो ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का पूर्वी भाग है जो पाकिस्तान में चोलिस्तान कहा जाता है। पाकिस्तान में मरुस्थल को चोलिस्तान नाम से जानते हैं और इसकी उत्पत्ति के प्रमाण है थार के मरुस्थल में औषधि चट्टानों की प्रधानता और जीवाश्म खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस के भंडार पाए गए और कुलदरा ग्राम जैसलमेर में मछली के अवशेष मिले। आकल गांव में जीवाश्म पार्क जैसे जैसलमेर जुरासिक काल के प्राकृतिक वनस्पति जीवाश्म के अवशेष प्राप्त हुए और मरुस्थल में खारा पानी की झील है। ये तैतीस सागर के अवशेष हैं। थार के मरुस्थल में गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों के साथ साथ पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों की प्रधानता है।
अवसादी चट्टानों की प्रधानता के कारण। मरुस्थल का विस्तार भारत में 85% है और पाकिस्तान में 15%। भारत में से 58% राजस्थान में है और 42% पंजाब, हरियाणा और गुजरात में है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% मरुस्थल है। 2,09,042 वर्ग किलोमीटर और 1,75,000 वर्ग किमी पूर्ण मरुस्थल है, जो मुख्य मरुस्थल है। मरुस्थल में 12 जिले आते हैं और मरुस्थलीय प्रदेश में 40% जनसंख्या निवास करती है। न्यूनतम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश मरुस्थल है और इसमें जनघनत्व है 103। इस प्रदेश की विशेषता है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या, जैव विविधता वाला प्रदेश और भारतीय उपमहाद्वीप में ऋतुचक्र को नियमित करता है। भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून को आकर्षित करता है। निम्न वायुदाब केंद्र और इसमें रेतीली बलुई मृदा एंटीसोल इनका वैज्ञानिक नाम है और राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार रेतीली बलुई मिट्टी का है। मरुस्थलीय प्रदेश की मुख्य नदी है लूणी नदी और इस प्रदेश का ढाल है उत्तर से दक्षिण या फिर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। और वनस्पति मरुद्भिद जिसको वैज्ञानिक कहते हैं, वैज्ञानिक नाम से जीरोफाइट नाम से जानते हैं। और यहाँ की जलवायु है शुष्क एवं अत्यधिक विषम जलवायु। मरुस्थलीय प्रदेश को दो प्रदेशों में बांटा गया है, शुष्क रेतीला प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश। फिर शुष्क रेतीला प्रदेश को भी 2 भागों में बांटा गया है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जो 42.50% है और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश जो 57.50% है। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश को 2 भागों में अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप और अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अर्धशुष्क प्रदेश में गगर प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि और लूणी बेसिन। थार के मरुस्थल का वर्गीकरण। राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समरेखा है 50 सेंटीमीटर समरेखा और जो मरुस्थल और अरावली को अलग करती है। और मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करने वाली समरेखा है 25 सेंटीमीटर। सबसे पहले शुष्क प्रदेश या शुष्क रेतीला प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। शुष्क का सामान्य अर्थ है सूखा और यहाँ पर 25% से कम वर्षा होती है, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला गांव है समगांव जैसलमेर और ये गांव वनस्पति रहित स्थान है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं यहाँ पर और ये एक पथरीला चट्टानी मरुस्थल है जो रामगढ़, पोखरण, जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर और बालोतरा, बाड़मेर में फैला हुआ है, जिसको हम पथरीला मरुस्थल को हम हमादा नाम से जानते हैं। सीज सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन, इसका क्षेत्र है जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। सौर ऊर्जा की विपुल संभावना। अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना अगस्त 2000 में की गई और राजस्थान में गैर परंपरागत स्रोत के विकास की संस्था है। अक्षय ऊर्जा निगम राजस्थान नवीनीकरण ऊर्जा विकास निगम है। REDA 1985 और RBCL 1995 में राजस्थान नवीनीकरण ऊर्जा विकास निगम। मंगरा अवशिष्ट पहाड़ियों को कहते हैं, बालोतरा से पोखरण के मध्य है और हमादा क्षेत्र है। हमाद शब्द सारा मरुस्थल से लिया गया है। मरुस्थल के प्रकार हमादा पथरीला मरुस्थल जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है और इर्ग संपूर्ण मरुस्थल यानी महान मरुस्थल रेत होती है इसमें, जैसे सम में, खोड़ी, लाटी में। और एक मिश्रित मरुस्थल होता है जैसे पुष्कर घाटी, दोरीमना, बाड़मेर। बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, बरखान बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप और तारा बालू का स्तूप, सब्रखापी बालू का स्तूप। बालू का युक्त प्रदेश, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप।
ये पवन की दिशा के समानांतर अनुदिश बनने वाले बालू का स्तूप है। इसका उपनाम है रेखीय बालू का स्तूप, लहरदार बालू का स्तूप, देशांतरी बालू का स्तूप। इसका क्षेत्र है सर्वाधिक तो जैसलमेर में, और इसके साथ ही बीकानेर, बाड़मेर और पश्चिमी जोधपुर में। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ये अवरोधात्मक बालू का स्तूप है। पवनों के वेग के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप और पवन की दिशा के लंबवत और समकोण पर बनते हैं। इसका क्षेत्र है जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। और बाड़मेर में इन्हें सफ़ेद धोरे कहते हैं। नेक्स्ट है बरखान बालू का स्तूप। सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है ये। इसका आकार अर्धचंद्राकार होता है और मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी और फसलों के लिए हानिकारक है ये। इसका क्षेत्र है बालेरी चूरू, बालोतरा, बाड़मेर, ओश या जोधपुर, रावतसर, सूरतगढ़। दो बरखान बालू का स्तूप के मध्य भाग को कारवा या खांसी कहते हैं। यह ऊँटों के आने जाने का मार्ग होता है। पैराबोलिक बालू का स्तूप, इसका क्षेत्र संपूर्ण मरुस्थल है और तारा बालू का स्तूप तारे के समान दिखाई देते हैं। अनियमित पवन प्रवाह से बनने वाले बालू का स्तूप, चारों तरफ से हवा। इसका क्षेत्र है मोहनगढ़, जैसलमेर और सूरतगढ़, गंगानगर। सब्रकापीज बालू का स्तूप, इसका क्षेत्र संपूर्ण मरुस्थल, छोटी झाड़ियों के सहारे निर्मित होते हैं और छोटे आकार के बालू का स्तूप है ये। उर्मिकाएँ क्या है? पवन के प्रवाह से लहरदार या तरंगों के समान बनने वाली स्थलाकृति को उर्मिकाएँ कहते हैं। जैसे लहरदार उर्मिकाएँ बनती हैं। यह IGN के कारण इसके दोनों ओर भूमि क्षय की समस्या से ग्रसित है। क्षय अर्थात भूमि का दलदली होना। क्षय की समस्या के उपचार हेतु जिप्सम व चूना पत्थर का छिड़काव किया जाता है। IG इंदिरा गांधी नहर के दोनों ओर भूमि क्षय समस्या से ग्रसित है। इसका उपचार के लिए जिप्सम व चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। औसत वार्षिक वर्षा होती है 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर। सबसे पहले घग्गर प्रदेश, इसका क्षेत्र है गंगानगर और हनुमानगढ़। घग्गर नदी का उद्गम होता है कालका शिवालिक पहाड़ियों से। शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में प्रवेश करती हैं TB हनुमानगढ़, गंगानगर और फिर कनगढ़ से पाकिस्तान में पोर्ट अब्बास तक जाती हैं। घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदान को पाट कहा जाता है और नाली हनुमानगढ़ में घग्गर नदी द्वारा निर्मित मैदान को हनुमानगढ़ में नाली के नाम से जानते हैं। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी घग्गर नदी है। ये गंगानगर हनुमानगढ़ के 75% भाग पर घग्गर बेसिन का विस्तार है इसमें। नेक्स्ट दूसरा प्रकार इसमें शेखावटी प्रदेश, इसका क्षेत्र है चूरू, झुंझुनू, सीकर और पूर्वी नागौर। यह क्षेत्र राव शेखर द्वारा बसाया गया, इस कारण इसका नाम शेखावटी प्रदेश पड़ा। इस क्षेत्र की एकमात्र नदी है कांतली नदी। कांतली नदी झुंझुनू को 2 बार काटती है। और तोरावाटी, कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं और इस क्षेत्र में तोरावाटी बोली जाती है। गणेश्वर सभ्यता का विकास कांतली नदी के किनारे हुआ और भारत में ताम्रयुगीय सभ्यताओं के जननी गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं। गणेश्वर सभ्यता सीकर में है। जोहड़ कच्चे कुएं को जल संरक्षण विधि है। कच्चे कुएं को जोहड़ कहते हैं और पक्का कुआं को नाड़ा कहते हैं। और जोहड़ का सबसे गहरा स्थान को चौंबी कहलाता है। छोटे तालाब को सर कहते हैं शेखावटी क्षेत्र में। और बीड़ शेखावती क्षेत्र में बांगड़ प्रदेश में पाए जाने वाले घास के मैदान को स्थानीय भाषा में बीड़ कहते हैं। बीहड़ नदियों द्वारा मिट्टी के कटाव अवनलिका अपरदन से बड़े बड़े खड्डे बन जाते हैं, उन्हें स्थानीय भाषा में बीहड़ कहा जाता है। आंतरिक धरातल के चूनेदार होने के कारण तथा जल वितरिकाओं के कारण इन्हें आंतरिक उपवा क्षेत्र कहते हैं। और कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र सीकर व झुंझुनू में तोरावाटी और झुंझुनू व चूरू की सीमा पर उदयपुर वाटी कहलाता है। नेक्स्ट तीसरा प्रकार है नागौरी उच्च भूमि। अरावली से पृथक पहाड़ी क्षेत्र, उच्च भाग, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 500 मीटर है। इसमें मकराना श्रेणी में संगमरमर जमाव क्षेत्र है और मांगलोर श्रेणी में जिप्सम जमाव क्षेत्र,
और जायल श्रेणी में फ्लोराइड क्षेत्र। हार्डबन किसे कहते हैं? नागौर से बीकानेर के मध्य जिप्सम जमाव क्षेत्र को हार्डबन कहते हैं। कुबड़ पट्टी या बाका पट्टी या हॉच बेल्ट नागौर से अजमेर के मध्य फ्लोराइड युक्त क्षेत्र है, जिसका भूमिगत जल का 10 ppm से अधिक pH मान है। इस क्षेत्र के लोगों में फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। इसके लक्षण है दांत पीले हो जाते हैं, हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है और पीठ जल्दी झुक जाती है। इसके क्षेत्र है नागौर अजमेर। राजस्थान में सर्वाधिक फ्लोराइड युक्त वाला गांव है आसरवा गांव मकराना नागौर, और राजस्थान में सर्वाधिक फ्लोराइड युक्त जिला है नागौर। इस भूमि में सांबा, डीडवाना, कुचामन, नावा खारा पानी के जिले हैं, और नमक निकालने की पद्धति को केशकत्व विधि पद्धति कहते हैं। हरे कबूतर मूलतः उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला हरियल पक्षी हैं जो ज़मीन पर नहीं बैठता है। हरे कबूतर नागौरी उच्च भूमि व सरिस्का अभयारण्य में पाए जाते हैं। गोडवाड़ प्रदेश, ये लूणी बेसिन इसका क्षेत्र है। जालोर, बाड़मेर, यहाँ पर गोडवाड़ी बोली जाती है। प्राचीन काल में गोड जाति का निवास क्षेत्र था और इसका निर्माण लूणी नदी के द्वारा हुआ है। छप्पन की पहाड़ियाँ सिवाना बाड़मेर से बालोतरा बाड़मेर तक 56 गुंबदाकार पहाड़ियाँ हैं, और इसमें नाकोड़ा पर्वत पर नाकोड़ा भैरव का मंदिर है, और नाकोड़ा का प्राचीन नाम मेवानगर था। जैनियों का प्रमुख धार्मिक स्थल है और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित है। ये पीपलूद गांव, हल्देश्वर महादेव मंदिर। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है और पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू कहते हैं, और राजस्थान का लघु माउंट आबू पीपलूद गांव को ही कहते हैं। मारवाड़ का माउंट आबू भी कहते हैं। रेल, जालोर में लूणी के प्रवाह क्षेत्र को रेल कहते हैं। नहेड़ा या नेस्टा वर्षा जल संरक्षण विधि है। ये नाली बनाकर खेतों तक पानी ले जाना नहेड़ा कहलाता है। जालोर में जसवंतपुरा की पहाड़ियों में सुंडा पर्वत है। इसी पर्वत पर सुंदा माता का मंदिर स्थित है और यहीं पर राजस्थान का प्रथम रोपवे लगाया गया है। पश्चिमी राजस्थान के सर्वोच्च शिखर हैं, सबसे ऊंचा शिखर है डोरा पर्वत 869 मीटर, और इसराना पाकर 839 मीटर, रोजा पाकर 730 मीटर और जारोला पहाड़ 588 मीटर। ये जालोर में है। मरुस्थलीय जलवायु, मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय उष्ण मरुस्थलीय है और दिन अधिक गर्म और रातें ठंडी होती हैं। यह मरुस्थलीय प्रभाव इस स्थलीय प्रभाव से होता है, इसी कारण दैनिक तापमान अधिक पाया जाता है। गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, लेकिन कई बार 50 सेंटीग्रेड तक भी हो जाता है, और शीत ऋतु में तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक, लेकिन चूरू, सीकर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ कई बार तापमान हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे आ जाता है। जुलाई से सितंबर में सर्वाधिक 55 से 70% आर्द्रता व मई जून में न्यूनतम 30% से कम आर्द्रता होती है। वर्षा जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर, बाड़मेर में 15 सेंटीमीटर और जोधपुर में 35 सेंटीमीटर। मरुस्थलीय आर्थिक स्वरूप है। थारगे मरुस्थल की आर्थिक गतिविधियों पशुपालन एवं कृषि पर आधारित है। वर्तमान में यहाँ उद्योगों एवं व्यापार का विकास हो रहा है। गंगानगर व हनुमानगढ़ कृषि की दृष्टि से अग्रणी जिले हैं और मरुस्थलीय परिस्थितियों में पाए जाने वाले पशु ऊँट, गाय, बैल व भेड़, बकरियां हैं। बकरी को रेगिस्तान का फ्रीज कहा जाता है और गरीब की गाय कहते हैं, और चलता फिरता फ्रीज कहा जाता है। यह नागौरी बैल पूरे देश में प्रसिद्ध है और गायों की कई नस्लें हैं। थार पारकर, जैसलमेरी, काकरेज बाड़मेर में, थार पारकर जैसलमेर में, और राठी बीकानेर गंगानगर में। राठी को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। मरुस्थलीय शब्दावली नाडी, ये एक प्रकार का पोकर है और मरुस्थल में प्राचीन काल से वर्षा जल संग्रहण के लिए इनका निर्माण किया जाता था। सर्वप्रथम 1920 में रावजोधा ने जोधपुर में नाडी का निर्माण करवाया। वर्तमान में भी जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर व नागौर में 38% पेयजल की पूर्ति नाडियों से ही की होती है। नाडी के नीचे उपजाऊ मिट्टी का एक तल बन जाता है जिसे मरहो कहते हैं। यहाँ के लोग पानी के सूखने के बाद कृषि करते हैं जिसे खड़ीन कृषि कहा जाता है।
और यह कृषि सर्वाधिक जैसलमेर जिले में होती हैं। टांका एक प्रकार का कुंड जिसका उपयोग जल संग्रह के लिए किया जाता है। इसमें वर्षा जल लाने के लिए इडू या सुराग होता है जिस पर जाली लगी हुई होती है। आगोर या पायतन नाडियाँ टांका में वर्षा जल को भरने के लिए उसके चारों ओर मिट्टी को दबाकर मेड़बंदी की जाती है, उसे आगोर कहते हैं। मदार पोखर में वर्षा जल आने का मार्ग मदार कहलाता है और इसमें मल मूत्र त्यागना वर्जित माना गया है। नेस्टा व नेहरा नाडी या टांका के अतिरिक्त जल को रोकने का स्रोत नेहरा कहलाता है। बेरी या कोई नाडी या टांका के पास में ही बेरी का निर्माण किया जाता है। इसके मुख को ढक दिया जाता है और अकाल के समय इन्हीं के जल को काम लिया जाता है। सन 1987 में भयंकर सूखे में इनके जल का उपयोग किया जाता था। पालर पानी वर्षा जल को पालर पानी कहते हैं। खड़ीन एक वेरी इम्पोर्टेंट कर लेना इसको। जैसलमेर में 15वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा अपनाई गई बहुउद्देशीय वर्षा जल संग्रहण की पद्धति है। इसके जल को सिंचाई और पेयजल के रूप में काम में लिया जाता है। जैसलमेर में आज भी छोटी छोटी 500 खड़ीनें हैं जिनमें 13,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। रन टाट या डांड वर्षा ऋतु में मरुस्थल में बनने वाली अस्थायी खारे पानी की झीलें को भूमि को या दलदली भूमि को रन टाट कहते हैं। पलाया पवन निर्मित अस्थायी खारे पानी की झीलें को पलाया कहते हैं। हमादा पथरीला चट्टानी मरुस्थल को हमादा कहा जाता है। इसमें पाए जाने वाले ऊंचे टीलों का ईर्ग कहते हैं और रेग मिश्रित मरुस्थल को रेग कहा जाता है। इसका अधिकांश विस्तार जैसलमेर के लोदरवा व रामगढ़ क्षेत्र में है। नाचना जैसलमेर का वह गांव जो मरुस्थल के प्रसार के लिए जाना जाता है। किन्हीं कारणों से रेगिस्तान का आगे बढ़ना रेगिस्तानी मार्च कहलाता है। समगांव जैसलमेर का वनस्पति रहित गांव है जो सम के टीलों के लिए जाना जाता है और राजस्थान में सबसे कम वर्षा समगांव में होती है। थली बीकानेर दक्षिणी गंगानगर व चूरू तक मरुस्थलीय पट्टी को थली कहते हैं। दरियन या दरियान रेतीले दौरे को दरियन कहते हैं जिनमें कम आबादी वाले गांव बसे हुए हैं। बबूलिया या बबूलिया ग्रीष्म ऋतु में मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनने वाले निम्न वायुदाब के भंवर को बबूलिया कहते हैं। पूर्वई वर्षा ऋतु में बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिणी पूर्वी पवनों को पूर्वई कहा जाता है। लू मरुस्थल में ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली गर्म शुष्क हवाओं को लू या ताप लहरी कहते हैं। वल या मांड जैसलमेर बाड़मेर के आसपास के क्षेत्र को वल या मांड कहते हैं। पीवड़ा ये एक सर्प की प्रजाति है जो जैसलमेर व बाड़मेर जिले में पाई जाती है। यह सर्प डंक से नहीं मारता अपितु रात को सोते हुए व्यक्ति की श्वास में जड़ छोड़कर मारता है। लाठी सीरीज इम्पोर्टेंट पाकिस्तान की सीमा के सहारे जैसलमेर जिले में पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य 60 मीटर चौड़ी एक भूगर्भिक जल पट्टी है जहाँ कम वर्षा में भी सेवण दामन और मुराल एवं तर्डगम घासें उत्पन्न होती हैं जो कि काफ़ी पौष्टिक हैं। चांदनगांव ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसलमेर में स्थित चांदनगांव के नलकूप की कम गहराई होते हुए भी 24 घंटे मीठा पानी आता है। इस कारण चांदनगांव के नलकूप को थार का गढ़ा कहते हैं और चांदनगांव का वास्तविक नाम है चौहान। राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य जो कि जैसलमेर व बाड़मेर जिले में फैला हुआ है। यह नाम मात्र का राष्ट्रीय उद्यान है। इसी उद्यान में आकलवुड फॉल्सिस पार्क स्थित है जहाँ पर करोड़ों वर्षों पुराने अवशेष रखे गए हैं। संसार के अधिकांश मरुस्थल 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिम भागों में पाए जाते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट है अरावली पर्वत श्रृंखला। दोस्तों इसको पढ़ने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। अरावली पर्वत श्रृंखला ये राजस्थान में गोंडवाना लेन के अवशेष के रूप में विद्यमान है और इसका निर्माण 650 करोड़ वर्ष पूर्व
या 65 मिलियन वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन कल्प में हुआ है। विश्व की सबसे प्राचीन अवशिष्ट व वलित पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है। अवशिष्ट का मतलब कटा फटा, वलित का मतलब फोल्डेड। अरावली पर्वतमाला की तुलना यूएसए, अमेरिका अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला से की जाती है और अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला को अरावली की जुड़वा बहन कहते हैं। अरावली प्रदेश का क्षेत्रफल है 9%, जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9% है और जनसंख्या यहाँ पर 10% निवास करती है। अरावली का उद्गम अरब सागर से, यानी अरब सागर को अरावली का पीता कहा जाता है और गुजरात के पालनपुर से राजस्थान में प्रवेश करती हैं, खेड़ ब्रह्मम सिरोही से और खेतड़ी झुंझुनू तक राजस्थान में, फिर हरियाणा में, फिर दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी तक ये अरावली पर्वतमाला का विस्तार है और रायसीना की पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर, राजस्थान में है। इसकी लंबाई 550 किलोमीटर, 80% लंबाई राजस्थान में है। खेतड़ी झुंझुनू से अरावली पर्वतमाला बाहर निकलकर हरियाणा चली जाती है और नवीन पर्वतमाला है हिमालय है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार 12 जिले में, 7 जिले मुख्य अरावली और 5 जिले उप अरावली या गौण अरावली या उपशाखाएँ हैं। मुख्य अरावली में सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, अलवर और दौसा, और उपशाखा है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सीकर और झुंझुनू। अरावली की औसत ऊंचाई है इम्पोर्टेंट है, औसत ऊंचाई 930 मीटर है और अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जिसको गुरु माता कहते हैं। इसकी ऊंचाई है 3622 मीटर। अगर फीट में पूछे तो 5650 फीट है। हिंदू ओलंपस कर्नल जेम्स टोड ने संपूर्ण अरावली को हिंदू ओलंपस कहा है, क्योंकि मंदिरों की अधिकता होने के कारण कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस कहा है। और कर्नल जेम्स टोड घोड़े वाला बाबा, संतों का शिखर, गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है, क्योंकि एकांतता के कारण। अरावली पर्वत श्रृंखला के सर्वोच्च शिखर दक्षिण अरावली में स्थित है और अरावली को राजस्थान की प्रमुख जल विभाजक रेखा 50 सेंटीमीटर समवर्षा कहते हैं। वेरी इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में अरावली का विस्तार दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर है और अरावली की ऊंचाई दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर घटती है। अरावली के पूर्व में वर्षा की मात्रा बढ़ती है तथा पश्चिम में वर्षा की मात्रा घटती है। अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में और न्यूनतम विस्तार अजमेर जिले में है। ऊंचाई के आधार पर अरावली को 3 भागों में विभाजित किया गया है: उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। सबसे पहले उत्तरी अरावली, इसका विस्तार है जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू में इसका विस्तार है उत्तरी अरावली का। इसकी प्रमुख श्रेणियाँ हैं जयपुर अलवर की पहाड़ियाँ, शेखावाटी की पहाड़ियाँ और तोरावाटी की पहाड़ियाँ। उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियाँ हैं रघुनाथगढ़ शिखर में और इसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। मालखेत शिखर, इसकी ऊंचाई 1052 मीटर और लोहारगढ़ झुंझुनू, इसकी ऊंचाई 1051 मीटर। भेजागढ़, ये झुंझुनू में, इसकी ऊंचाई है 957 मीटर। फिर है खो जयपुर में, इसकी ऊंचाई 920 मीटर। फिर है भैरौज, ये अलवर में 792 मीटर। बरवाड़ा जयपुर में 786 मीटर और बबई झुंझुनू में 780 मीटर। बिलाली अलवर में 775 मीटर और मनोहरपुरा जयपुर 747 मीटर। बैराठ जयपुर में 704 मीटर। सरिस्का अलवर 677 मीटर और शिरावास की ऊंचाई है 651 मीटर। भानगढ़ अलवर, इसकी ऊंचाई है 649 मीटर। जयगढ़ जयपुर में है, इसकी ऊंचाई है 648 मीटर। नाहरगढ़ जयपुर, इसकी ऊंचाई 599 मीटर। बालगढ़ अलवर में 557 मीटर।
ये इसकी उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियाँ हैं। फिर अरावली का दूसरा भाग है मध्य अरावली। इसका विस्तार मुख्यतः अजमेर में है और प्रमुख श्रेणी है मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। मध्य अरावली की प्रमुख चोटियाँ हैं गोरम जी या मायड़ जी, इसकी ऊंचाई है 934 किलोमीटर। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी गोरम जी या मायड़ जी है, जिसकी ऊंचाई 934 मीटर है। और दूसरे नंबर पर है तारागढ़ 840 मीटर और नागपाड़ 755 मीटर। ये तीनों अजमेर ज़िले में हैं। मध्य अरावली की प्रमुख दरें हैं पीपली, उदाबारी, कछवाली, अरनिया, पकेरिया, शिवपुर घाट, सुरा घाट, ये ब्यावर तहसील अजमेर में आते हैं। अरावली का तीसरा भाग है दक्षिणी अरावली। इसका विस्तार सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर और बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में है। इसकी प्रमुख चोटियाँ हैं गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर या फिर 5650 फीट, जो सिरोही में है। और गुरु शिखर पर गुरु दत्तात्रेय का मंदिर बना हुआ है और वशिष्ठ अग्निकुंड बना हुआ है। दूसरे नंबर पर है शहर, जो सिरोही में है 1557 मीटर। फिर है देलवाड़ा सिरोही में 1442 मीटर। जरगा उदयपुर 1431 मीटर। अचलगढ़ सिरोही 1380 मीटर। आबू पर्वत 1255 मीटर। कोमलगढ़ राजसमंद 1224 मीटर। धोनिया सिरोही 1183 मीटर। प्रदेशी के सिरोही में कमलनाथ राजसमंद में इसकी ऊंचाई 1001 मीटर। सज्जनगढ़ उदयपुर 938 मीटर। सायरा उदयपुर 900 मीटर। लीलागढ़ की ऊंचाई 874 मीटर। फिर है डोरा पर्वत, इसराना पाकर, रोपा पाकर और झारालो पाकर, ये तीनों जालौर में है। डोरा पर्वत की है 869 मीटर और इसराना पाकर की 839 मीटर। रोपा पाकर की 730 मीटर। झारोला पाकर की 588 मीटर। इसकी प्रमुख दरें हैं दक्षिण अरावली की प्रमुख दरें पाली में है देशूरी दरा और समेश्वर दरा। राजसमंद में है गोरम घाट, खामली या कामली घाट, हाथीगुड़ा की नाल, झील व पगलिया की नाल। और उदयपुर में हाथी दरा या फुलवारी की नाल, देवारी दरा या केवड़ा की नाल। ये प्रमुख दक्षिण अरावली के दरे हैं। राजस्थान के प्रमुख पठार उड़िया का पठार, जो सिरोही में है, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है और यह राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। आबू का पठार सिरोही में, यह राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। बोमट का पठार, इसका विस्तार उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में है और इस क्षेत्र में बोमट जनजाति के लिए ये क्षेत्र बोमट जनजाति के लिए जाना जाता है। और बोराट का पठार कुंभलगढ़, राजसमंद और गोगोंदा उदयपुर के बीच को बोराट का पठार कहते हैं। लसाड़िया का पठार उदयपुर ज़िले में जैसमिन झील का पूरी भाग को लसाड़िया का पठार कहते हैं। और ऊपरमाल का पठार बिजोलिया, भीषोड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा के मध्य का भाग ऊपरमाल का पठार कहलाता है। और मैसा का पठार चित्तौड़गढ़ है, जहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। काकनवाड़ी का पठार अलवर में। गीरवा उदयपुर शहर के चारों तरफ तश्तीनुमा पहाड़ियाँ श्रृंखलाओं को स्थानीय भाषा में गीरवा कहते हैं। देशहरो उदयपुर जिले में रागा व झरगा पहाड़ियों के बीच हरा भरा क्षेत्र को देशहरो कहते हैं। दमदमा पहाड़ी भरतपुर में और माल खेती की पहाड़ियाँ सिरोही में स्थित अरावली का स्थानीय नाम है। हर्ष की पहाड़ियाँ शिखर और त्रिकुट पर्वत करौली में और त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में। त्रिकुट पर्वत पूछे तो करौली और त्रिकुट पहाड़ी पूछे तो जैसलमेर। ईगल की पहाड़ी चील का टीला जयपुर और घोड़े वाली पहाड़ी यानी घोड़े के नाल के आकार वाली पहाड़ी हैं 12 में। इन्हें रामगढ़ की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। भाकर सिरोही में अरावली का स्थानीय नाम और डूंगरपुर में अरावली का स्थानीय नाम। आबू गुलाब आबू रोड सिरोही में अरावली का स्थानीय नाम और आडावल या आडावाला बूंदी जिले में अरावली का स्थानीय नाम। नेक्स्ट भौतिक प्रदेश तीसरा है उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश।
गंगा व यमुना द्वारा लाई गई मिट्टियों से इसका उद्भव हुआ है और राजस्थान में ये 33 सागर के रूप में विद्यमान है। इसका कुल क्षेत्रफल है 23% भाग पर विस्तृत है। जनसंख्या 39%, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश है और सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक प्रदेश है। सर्वाधिक कृषि संभावना वाला भौतिक प्रदेश भी पूर्वी मैदानी प्रदेश ही है। नदियों के आधार पर इस प्रदेश को 3 भागों में विभाजित किया गया है: चंबल बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन और माही बेसिन। सबसे पहले चंबल बेसिन, इसका निर्माण चंबल नदी द्वारा और इसका विस्तार 5 जिलों में कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और थोड़ा कुछ भाग चित्तौड़गढ़ का। चित्तौड़गढ़ जिले में चित्तौड़ में चंबल की सहायक नदियों के क्षेत्र में भी चंबल बेसिन का विस्तार मिलता है। ये संपूर्ण क्षेत्र जल अप्रदन की समस्या से ग्रसित है। जल अप्रदन के अंतर्गत यह क्षेत्र अवनलिका अप्रदन की समस्या से ग्रसित है। अवनलिका अप्रदन के परिणाम स्वरूप यहाँ बनने वाली स्थाकृति को बीहड़ कहलाता है। बीहड़ों को उत्खात स्थलाकृति अथवा वेटलैंड टोपोग्राफी कहा जाता है। और राजस्थान बीहड़ों का विस्तार 3 जिलों में है: सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। राजस्थान में बीहड़ों का विस्तार 2800 वर्ग किलोमीटर, जो राजस्थान के कुल क्षेत्र में के 1.81% भाग पर फैला हुआ है। राजस्थान में बीहड़ों का सर्वाधिक विस्तार धौलपुर में और करौली को बीहड़ों की रानी करौली को कहते हैं। और कोटा व झालावाड़ क्षेत्र में बीहड़ युक्त भूमि को डांग कहा जाता है। दूसरा भाग है बनास बाणगंगा बेसिन। इसका निर्माण बनास व बाणगंगा नदियों द्वारा हुआ है। इसमें 9 जिले आते हैं। बनास बेसिन का विस्तार राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, टोंक, सवाई माधोपुर और बाणगंगा बेसिन का विस्तार जयपुर, दौसा और भरतपुर में। बनास व बाणगंगा बेसिन का 3 उपभागों में बांटा गया है: पिंडमान मैदान, खेराड़ प्रदेश या माल खेराड़, रोही बेसिन या रोही दोआब। पिंडमान मैदान देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा के मध्य ऊंच टीलेनुमा भूभाग को पिंडमान मैदान कहते हैं। खेराड़ प्रदेश जाजपुर भीलवाड़ा से टोंक के मध्य बनास के पूर्वा क्षेत्र को माल खेराड़ कहते हैं। और रोहित बेसिन बाणगंगा नदी का पूर्वा क्षेत्र रोही दोआब कहलाता है। बाणगंगा भरतपुर के पश्चात यूपी में फतेहाबाद नामक स्थान पर यमुना में मिल जाती है और बाणगंगा व यमुना के मध्य का क्षेत्र रोही दोआब कहलाता है। माही बेसिन, इसका निर्माण माही नदी द्वारा, विस्तार है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। इसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: कांठल का मैदान, चप्पन का मैदान और वागड़ का मैदान। कांठल का मैदान प्रतापगढ़ जिले का दक्षिणी पूर्वी भाग जो माही नदी का पूर्वा क्षेत्र है और जिसे कांठल का मैदान कहते हैं। छप्पन का मैदान माही नदी के पूर्वा क्षेत्र में बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिले के बीच 56 नदी नालों अथवा 56 गांवों के समूह को छप्पन का मैदान कहते हैं। वागड़ का मैदान बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले के मध्य माही नदी के पूर्वा क्षेत्र में विखंडित अथवा अवशिष्ट पहाड़ी श्रृंखला युक्त क्षेत्र को वागड़ का मैदान कहते हैं। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच का क्षेत्र वागड़ के नाम से जाना जाता है। चौथा भौतिक प्रदेश है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या हाड़ौती का पठार। रियासत काल में हाड़ा राजपूतों का अधिकार होने के कारण इसे हाड़ौती कहा जाता है और इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप दरारी उपवेदन से हुआ है। इसकी उत्पत्ति मध्यजीवी महाकल्प मेसोजोइक एस क्रिटेशियस युग में गोंडवाना लैंड के अवशेष से हुआ है और इसका विस्तार 4 जिलों में है: कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। धरातलीय ऊंचाइयों के आधार पर इस प्रदेश को 2 भागों में विभाजित किया है: विंध्य कंगार भूमि और दक्कन का पठार। विंध्य कंगार भूमि को अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, नदी निर्मित मैदान और शाहबाद ऊंच भूमि। और अर्धचंद्राकार पहाड़ियों को भी 4 भागों में विभाजित किया है: बूंदी की पहाड़ियाँ, कोंडला की पहाड़ियाँ, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ और रामगढ़ की पहाड़ियाँ। इस प्रदेश की विशेषता है काली मृदा, वर्टिसोल
काली मृदा को वर्टिसॉल कहते हैं। कपास मृदा या रेगुर मृदा। और सर्वाधिक जलीय अपर्दन ढाल है दक्षिण से उत्तर की ओर। सबसे कम क्षेत्रफल वाला भौतिक प्रदेश, इसका क्षेत्रफल है 6.89%, यानी लगभग 7% राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का। और हाड़ौती प्रदेश की जनसंख्या 11%, राजस्थान की कुल जनसंख्या में से 11% जनसंख्या हाड़ौती प्रदेश में निवास करती है। अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, बूंदी की पहाड़ियाँ। सर्वोच्च शिखर है इसका सतूर, जिसकी ऊंचाई है 353 मीटर, ये बूंदी में है। और सतूर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। कुंडला की पहाड़ियाँ, इसका विस्तार है कोटा में, इसका आकार है कुंडल के समान। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ, इसका विस्तार कोटा व झालावाड़ में, और इसका सर्वोच्च शिखर है चांदमढ़ी, जिसकी ऊंचाई है 517 मीटर। हाड़ौती प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर चांदमढ़ी है। रामगढ़ की पहाड़ियाँ, इसका विस्तार 12 जिले में के उत्तरी भाग में, और इसका आकार है घोड़े के नाल के समान। इन्हें घोड़े वाली पहाड़ी भी कहते हैं। और घोड़े वाला बाबा की पहाड़ियाँ टोटगढ़ अजमेर में है। भारत का पहला जियो हेरिटेज स्थापित किया गया उल्कापात के कारण। और नदी निर्मित मैदान है चंबल की सहायक नदियों के द्वारा। कोटा व बूंदी में निर्मित मैदान नदी निर्मित मैदान कहलाता है। शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र, 12 जिले का उत्तर पूर्व भाग शाहाबाद के उच्च भूमि क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और इसकी औसत ऊंचाई है 350 मीटर। शाहाबाद में शहरी जनजाति के लिए जाना जाता है, और सर्वाधिक शहरी जनजाति का जनघनत्व शाहाबाद 12 में है। डंग गंगाधर क्षेत्र, झालावाड़ जिले का दक्षिण पूर्वी भाग, और झालावाड़ का पठार उत्तर पूर्व व उत्तर पश्चिम झालावाड़ में इसका विस्तृत पठार क्षेत्र है।